बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमजा मैं आपको बता रही थी कि 13 से 15 साल की उम्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों में डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है, शुगर का जो मर्ज़ है, वो बहुत ज़्यादा उसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं। उसकी तादाद जो वो इन उम्र के बच्चों में ज़्यादा बढ़ रही है। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि वो ये बताया जा रहा है कि एक रिसर्च हुई है कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि जब 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो थे इस ख़तरे में चले जाते थे कि वो शुगर या डायबिटीज़ के मरज़ में मुब्तला हो सकते हैं। फिर ये उम्र की हद जो थी हमने कम होती देखी और फिर बताया जाता कि जो 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, जो नौजवान हैं, उनमें ये मरज़ जो है उसका वजह जो है वो भी आपको बताएंगे हमजा। इसमें वजह सबसे ज़्यादा ये सामने आई है कि आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं, आपका वेट बढ़ता है, मोबाइल यूजेज आपका बहुत ज़्यादा है, या फिर आप स्क्रीन के आगे ज़्यादा देर बैठते हैं तो बैठने से आपका वेट गेन होता है। साथ ही जंक फूड का बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर बात की है इस रिसर्च के अंदर कि हमारे जो नौजवान हैं वो अब ऑर्गेनिक डाइट जो है, जिसकी हम बात करते हैं कि ताज़ा ग़िज़ाएँ जो होती हैं, सब्ज़ी की खुसूसी तौर पर बात कर ली जाए तो वो इनटेक बहुत ज़्यादा हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और अब 13 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर खतरात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं। और इससे डॉक्टर्स ये बता रहे हैं इस रिसर्च के अंदर कि हम खुद डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं कि ये जो बच्चे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ये जो है शुगर के मरज़ में मुब्तला हो जाएंगे। और उसकी रीजंस क्या होंगी? वर्जिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे रहे जैसे इशाल बात कर रही हैं, और साथ ही अपनी डाइट बेहतर नहीं कर रहे। माँ बाप भी इसके ऊपर नहीं सोच रहे। माँ बाप समझते हैं कि अगर बच्चों ने बर्गर मंगवा लिया है तो अच्छी बात है, घर में खाना नहीं पकाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी सेहत पर बहुत बुरे असरात। लेकिन आप बच्चों को मोबाइल, टैब, इसके यूजेज से भी थोड़ा दूर हटाएं ताकि बच्चों की ताकि बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्थी एक्टिविटी की तरफ बच्चे जा सकें। जब बच्चों को आप लैपटॉप, गेम्स और इस तरह के गैजेट्स दे देंगे तो बच्चे फिर जो है वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे। थोड़ा सा उनका वर्कआउट होना चाहिए, थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए। बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी है उनकी तरफ लेकर आए, ना कि आप उनको सहूलत दे रहे हैं, आप उन्हें आसाइश दे रहे हैं और बजाय इसके कि आसाइश से वो किसी अच्छी चीज की तरफ राग़िब हों, बीमारी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, माँ बाप के लिए भी ये आसाइश समझी जाती है कि बच्चे जी नज़र के सामने हैं, ठीक है, बाहर तो नहीं जा रहे, कहीं पर आवारा तो नहीं हो रहे हैं, नज़र के सामने हमने उनको जी लैपटॉप दिया है, टैब दे दिया है, हमने उनको मोबाइल दिया है, उसके ऊपर वो कार्टून्स देख रहे हैं। उनका एक स्क्रीन टाइम जो है उसको मुख्तस कर दें, बता दें कि 1 या 2 घंटे या 3 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है और वो फिक्स टाइम होगा। इशाल, हमारे साथ बचपन में ऐसे ही होता था कि सिर्फ 2 घंटे होते थे जिसके अंदर कोई बच्चों के लिए कार्टून्स लगा करते थे या फिर कुछ ऐसे बच्चों के लिए जैसे ऐनक वाला जिन लगा करता था, बच्चे वो देख लेते थे और उसके बाद बच्चे टीवी नहीं देखा करते थे। और मैं हॉस्टलाइज थी और वहां पर तो बिल्कुल 1 घंटा मैक्सिमम आपको मिलता था जिसमें आपने टीवी देखना है। और आप यहाँ पर हमारे बच्चों को जो है वो पूरा दिन भी दे दो तो उनके लिए कम पड़ जाता है। ये मेरे लिए इंकिशाफ है वैसे कि इशाल ने जो है ना हॉस्टल में जिंदगी गुजारी है। मैंने हॉस्टलिंग किया और मैं 1 घंटा मैक्सिमम टीवी देखती थी और मैं रोती होती थी कि 1 घंटे से ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं था, अलाउ ही नहीं था। और पहले स्टार्ट में तो टीवी भी नहीं था, टीवी भी बहुत ही रिक्वेस्टों के बाद वहां पर टीवी जो है अलाउ हुआ। चलिए, मैं इशाल से पूरी स्टोरी सुन के ना आप लोगों को सुनाऊंगा कि ये हॉस्टल लाइफ क्या है इशाल की। अभी हम ना सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की, जो बेकाबू हो चुकी है, मुल्क में पंजे गाड़ती जा रही है और हम जो है इसको संजीदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। 15,500 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं इस कोरोना की वजह से। और अब लोग वैसे तो शेयर भी करते हैं अपने वाक़यात को, अपने एक्सपीरियंसेस को, कि हम जिसको जानते हैं, कोई 2-3 लोग, हर शख्स तकरीबन जानता है जिनको कोरोना वायरस हुआ है, लेकिन हम संजीदा नहीं हो रहे, गैदरिंग्स को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में एनसीओसी के गुज़श्ता होने वाले इजलास में 12% से ज़ायद कोरोना केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है, जो कि ज़ेर गौर थी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना SOPs पर सिर्फ 50% के करीब अमल किया जा रहा है। 50% लोग अभी भी अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो 4200 मरीज़ हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। देखिए, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। कल ये बात आ रही थी कि ऑक्सीजन पहुँचाने में मसाइल का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निमटने के लिए SOPs के तहत एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे पास एहतियात के अलावा विशाल दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो
ये जो लोग एहतियात नहीं कर रहे उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर उनसे पूछें तो वो आगे से कहते हैं कि कोरोना मौजूद ही नहीं है, और अगर अभी भी कोई शख्स ये कहता है कि कोरोना मौजूद नहीं है, साजिश है, तो फिर सिर्फ अक्ल पर मात्र किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे तरफ कुछ कल लोग आए जिन्होंने मुझे आके पूछा, मतलब मेरे घर में कह लें सर्वेंट हैं वो, उनकी सिस्टर आई, उन्होंने पूछा बाजी क्या वाकई में कोरोना है? तो मैं चौंक गई कि भाई अगर भी अभी भी 2 साल गुजरने के बाद भी कोई आपसे ये पूछ रहा है कि क्या अभी भी कोरोना है, तो उनको आप क्या कह सकते हैं? मतलब हम लोग बैठकर ये बातें बता रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया इससे इन्फेक्ट हुई हुई है, पूरी दुनिया मुतासिर है। इसके बावजूद हम ये पूछते हैं जब, तो मेरे ख्याल में वाकई जैसे हमजा ने कहा कि हमें उनकी अकल पर मातम करना चाहिए, तो मातम करने को ही दिल चाहता है कि भाई कोरोना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह अपील की है उलमाए कराम से कि वबा के फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करें, अवाम को इससे आगाही दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के लिए नए SOPs जो हैं वो जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करने का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये नोटिफिकेशन जो है इसके मुताबिक 60 साल से कम उम्र नमाजियों को SOPs के साथ मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त होगी, जबकि कम उम्र बच्चों के मस्जिद जाने पर भी पाबंदी होगी। और 60 बरस से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना चाहते हैं, उनको कहा गया है कि आप बेहतर है कि घर में नमाज अदा करें। और छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर पर इस बात की मुमानत रखी गई है, कहा गया है कि आप मसाजिद में ना आए। वैसे भी छोटे बच्चे घर में नमाज अदा करें, बच्चों की जिद होती है कि हमें भी नमाज जो है वो मस्जिद में जाके अदा करनी है, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन इस वक्त थोड़ी एहतियात की जरूरत है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बैन हमांगी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ साहब, रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में कोरोना SOPs के हवाले से आपने क्या तजावीज़ दी थी? क्या जो तजावीज़ दी थी वही SOPs मुरतब किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं बड़ा वाज़ेह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब की सरबराही में उनके हुक्म पर गुज़श्ता साल जब पूरा आलम इस्लाम और आलमी दुनिया में मसाजिद बंद थी, तो उस वक़्त भी हमने मसाजिद बंद नहीं की थी जी। और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल हुआ है तो वो मसाजिद ही हैं। लिहाजा अब भी सबसे पहले तो ये है कि मस्जिदें खुली रहेंगी, मस्जिदों में सफाई का इंतज़ाम मस्जिद कमेटियाँ माजी की तरह करेंगी। ठीक है। एहतियाती तदाबीर, मास्क लगाना, वज़ू घर से करके आना, अगर मुमकिन हो तो अपने साथ अपना जानमाज लेकर आना, और जो मसाजिद में 3 फुट का फासला है उसके मुताबिक नमाज अदा करना, निशान हर मस्जिद में लगे हुए हैं। तो ये वो मेन चीज़ें हैं कि जो जिन पर इत्तेफाक है और जिन पर अमल हो रहा है, और इंशाअल्लाह आगे भी अमल होगा। और बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि हर एतबार से मसाजिद और मदारिस को फैसिलिटेट करना, उनके लिए सहूलतें मुहैया करना, ये मौजूदा हुकूमत का जो है वो नस्बुल ऐन है, उसका अहदाफ में से है। और मौजूदा हुकूमत मस्जिद, मदरसा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत की चौकीदार है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस साल भी गुज़श्ता साल की तरह मसाजिद में बेहतरीन तरीके नमाज तरावी भी होंगी, नमाजें भी होंगी, और एहतियाती तदाबीर पे अमल भी होगा। हाफिज़ साहब, नमाज और तरावी के दौरान सफ़ों में मुनासिब फासला और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आप उलमाए कराम और मस्जिद इंतज़ामिया को क्या तजवीज़ करेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? देखें, उलमाए किराम जो है वो माशाअल्लाह ख़ुद समझदार हैं। मसाजिद इंतज़ामिया हमारे साथ राब्ते में हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख हमसे राब्ते में हैं। और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जो चीज़ें तय हो चुकी हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अमल होगा, और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होगी, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होगी, कुरान की तिलावत होगी। और आपको ये मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कुरान पढ़ा जाता है उसको सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। इस वबा से निजात का रास्ता अल्लाह की तरफ रुजू और एहतियाती तदाबीर। और रमज़ान में
ये दोनों काम इंशाअल्लाह होंगे। जी ठीक है। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि जब उलमा से SOPs के हवाले से आपकी गुफ्तगू होती है, उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से, तो रवैया आगे से कैसा होता है, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भी ये कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोरोना महज एक साजिश है, उनको आप क्या तजवीज़ देंगे? मैं समझता हूँ ये तो जाहिलाना सी बातें हैं और अब तो कोई उलमा में से ऐसी बात नहीं करता। ये वो लोग हैं जिनका ना दीन से ताल्लुक़ है, ना इल्म से ताल्लुक़ है, ना दुनिया से ताल्लुक़ है। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा जो हैं वो इस कोरोना की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुए। बहुत सारे लोग इस कोरोना का शिकार हुए। मैं ख़ुद इस कोरोना की वबा के मर्ज़ में आया। मैं मौलाना तारक जमील साहब हैं और कई हजरात हैं। तो लिहाजा ये कहना कि ये वबा है ही नहीं है या ये कुफर की साजिश है, मैं तो समझता हूँ कहने वाले जो हैं उनको अपना इलाज, उनके इलाज की ज़रूरत है। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, पूरे मुल्क में एक साथ रमज़ान और ईद मनाने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या तमाम उलमा व मशाइख इस पर मुत्तफ़िक़ हैं? मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एक ईद होगी, एक ही रमज़ान होगा। उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे वज़ीर मजहबी उमूर जो हमारे हैं उन्हें वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब इन्हें हिदायत दी हैं और हम चेयरमैन जो हैं रोयत हिलाल कमेटी और रोयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं उन सब से राब्ते में हैं। इसीलिए हमने इस मरतबा इजलास भी पेशावर में रखा है ताकि ये जो चाँद है ये पाकिस्तानियों का चाँद बने, ये मुसलमानों का चाँद बने, ये रोशनी वाला चाँद बने। माजी में हम देखते आए कि कोई भी चाँद पंजाबी बन जाता था, कभी पख्तून, कभी मुहाजिर। तो ये ना बने। जो गवाही शरीयत के मेयार पर होगी उसे कबूल किया जाएगा और साइंसी जो उलूम हैं उनसे भी इस्तिफादा किया जाएगा। और आप इंशाअल्लाह आज देखेंगे कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अरसे के बाद एक चांद एक दिन रोज़ा ये इंशाअल्लाह मौजूद हुकूमत की कोशिशों से और इमरान खान की हुकूमत का कौम के लिए एक तोहफ़ा होगा। ठीक है जी। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और वाकई ये बहुत अरसे बाद होगा कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है और हुकूमत कामयाब हो जाती है, मुत्तफ़िक़ सब हो जाएं इसके ऊपर कि एक ही दिन रोज़ा होगा, एक ही दिन ईद होगी और ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। और ये बड़ी क्योंकि लोग इससे कंफ्यूज होते हैं ना। बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि चांद हर एक अपना अपना चांद लेके बैठा होता है। कोई खैबर पख्तूनख्वा का चांद है, कोई सिंध बलोचिस्तान का चांद है, तो इस बार इंशाल्लाह एक ही चांद होगा, एक ही रमजान होगा और एक ही ईद होगी इंशाल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं इशाल। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस। अभी तक कोरोना वायरस को पूरी तरह जो है ना समझने में नाकाम नजर आ रही है और हम नए रिसर्चेस देखते हैं कि वो होती चली जा रही हैं और हमें नई बातें समझने को और सुनने को सामने आती हैं। इस वायरस की बदलती शक्ल और इंसानों पर इससे असरात ने साइंसदानों को भी मुश्किल में डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोरोना पर नई तहकीक के मुताबिक कोरोना से मुतासर अफराद में शदीद कार्डियक इंजरी, DIC, सेप्टिक स्ट्रोक का खतरा न सिर्फ बढ़ जाता है बल्कि ऐसे मरीज जब कोरोना की वजह से अस्पताल दाखिल होते हैं तो वहाँ उनकी बीमारी में मजीद शिद्दत देखने में आई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर माविश मार्टिन, जिन्होंने ये तहकीक की है और इस तहकीक के मुताबिक ऐसे मरीजों में तवील मुद्दती निगरानी की तजवीज़ की गई है क्योंकि इनमें फालिज की वजह से पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, दिल पर असरअंदाज हो सकता है, फिर आपको स्ट्रोक का यानी कि फालिज का जो है वो ख़तरा जो है वो दरपेश हो सकता है। तो ये रिसर्च क्या कहती है? हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर माविश मार्टिन मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एहतियात क्या करनी है और दिल पर और जो फॉलिज का अटैक है वो किस तरीके से ये हो सकता है। डॉक्टर माविश, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। हमें आप सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या रिलेशन है स्ट्रोक के साथ, फॉलिज के साथ और दिल के साथ कोरोना वायरस का? क्या वाकई जो है ये इसको ट्रिगर कर देता है? बिल्कुल कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली रिसर्च में देखा गया कि जो कोरोना वायरस है इट कॉजेज़ अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट का मतलब ये है कि खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। खून जो है वो गाढ़ा होता है तो उसकी वजह से ये है कि क्लॉट्स की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है और क्लॉट्स जो है अगर वो आपकी ब्लड फ्लो को जो है वो बेसिकली वो इम्पीड करते हैं या उसको रोकते हैं। तो अगर ये क्लॉट जो है वो अगर आपके ब्रेन में चला जाए तो इट कैन कॉज स्ट्रोक। अच्छा ठीक है। और ये दैट वाज वन ऑफ द फाइंडिंग्स दैट केम आउट। इसके अलावा अगर क्लॉट जो है वो हार्ट में जाए तो इट कैन कॉज हार्ट अटैक और एक्यूट कार्डिक इंजरी और एनी काइंड ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स।
इसके अलावा अगर यही क्लॉट जो है अगर घूमता फिरता ये आपकी डीप वेन्स में चला जाए, टांग में चला जाए, या तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस करा सकता है जिसकी वजह से एम्पुटेशंस देखने में आ रही थी, या अगर फेफड़ों में जाए तो फेफड़ों में जो लंग्स में है वो भी मसला कॉज कर सकता है। सो दैट वाज द मेजर थिंग दैट केम आउट। अच्छा डॉक्टर माविश, इसकी रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं इस सूरत हाल में, और क्या कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई माह बाद भी इसके असरात से फालिज और दीगर खतरात जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं वो जन्म ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। यही इसमें देखा गया है कि जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है आजकल जो है, जो मेन चीज़ जिस पर बात हो रही है वो ये है कि ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, जो खून के गाढ़ा होने की जो स्टेट है, ये कितनी देर जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी और कितनी ले, क्योंकि जब पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जब कोविड का शिकार होकर आते हैं तो उसमें यह है कि उनको ब्लड थिनर्स पे अक्सर औकात डाला जाता है। तो ये डिबेट हो रही है और ये बात हो रही है कि कितनी देर डाला जाए और कितनी देर उनको जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर कंसिडरेशन रखा जाए। तो दीज थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन। इसके अलावा ये है कि जहाँ तक रिकवरी की बात है तो एक दफ़ा अगर स्ट्रोक हो जाए तो फिर ये है कि आपको इंटेंस रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, जिसमें जो है फिज़िकल आपकी आ जाती है, यू नो, और डिफरेंट देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन आफ्टर वंस द स्ट्रोक हैज़ हैपेंड। ठीक है डॉक्टर माविश, हमें ये भी बताएं कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये खतरात मौजूद हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या अलामात हैं जिस वक्त आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है, डॉक्टर के पास जाना है, शायद आपको फॉलिज अटैक हो सकता है, शायद आपके दिल में जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है कोरोना की वजह से, क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं कि आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है? बिल्कुल हमजा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो बेसिकली ये है कि स्ट्रोक के अगर आपको सिम्टम्स या अलामात आ रही हैं, उसकी मैं आपको कुछ अलामात बताती हूँ कि अगर आपकी नम्बनेस है या वीकनेस आ गई, कमज़ोरी हो गई एकदम से, सडन वीकनेस या नम्बनेस है ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, लेट्स से कि आपके यू नो साइड ऑफ द फेस, आपके आर्म्स या लेग्स में किसी भी वन साइड एकदम सडन आपको वीकनेस आ गई है, या सडनली आपसे बोला नहीं जा रहा, या सडनली आपकी जो है वो विजन लॉस हो गया एक आंख में या दोनों आंखों में, या फिर आपसे जो है वो चला नहीं जा रहा एकदम से, ये सारी चीज़ें एकदम हो रही हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं या आपकी कोऑर्डिनेशन एकदम से चलेगी, तो ये दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड रश टूवर्ड्स योर डॉक्टर। तो इसमें यह है कि ये आप गूगल पे ना बैठ जाएं, गूगल ना करें कि भी ये क्या है, या दोस्तों को मोहल्ले वालों को फ़ोन ना करें, जस्ट रन टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। अच्छा डॉक्टर माविश, क्या स्ट्रोक और इससे मुतालिका जो बीमारियां हैं वक्त से पहले अगर अलामात इसकी ज़ाहिर हो जाती हैं या पता चल जाता है, तो क्या हम लोग इसके कोई टेस्ट हमारे होने चाहिए जब कोरोना का पेशेंट जो वो जाता है तो उसके मुकम्मल टेस्ट किए जाएं? जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर जा रहा है, जैसे कि इसमें अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं कि कोरोना है, तो फिर क्या टेस्ट होने चाहिए और कौन से टेस्ट ऐसे ज़रूरी हैं जो हमें कोरोना पेशेंट को करवा लेने चाहिए? यहाँ पाकिस्तान के आपको बता देते हैं, अमूमी तौर पर जिसको CBC कहा जाता है कि ब्लड टेस्ट कर दिया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि थिकनेस है या नहीं है। क्या ये बहुत है या डॉक्टर ही बताए, खुद से फैसला ना करें भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको डॉक्टर बताएंगे। देखें, एवरी केस इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। आपके जो डॉक्टर है उसके पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री है कि आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको जो भी बीमारियां हैं, तो इट्स एवरी केस इज़ डिफरेंट। बाज़ औक़ात मैं अक्सर औक़ात ये देखती हूँ कि बहुत से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे ये था तो आपको भी ये हो सकता है। यू नो, दैट्स नॉट द केस। योर केस, योर situation is different from the other person. Every case is different, so you let your doctor decide कि आपको किन टेस्ट की ज़रूरत है और किन अद्वियात की ज़रूरत है। जो सेल्फ मेडिकेशन है वो भी ना, उससे भी बचें। ठीक है डॉक्टर माविश, हमें अब ये भी बता दें कि इस रिसर्च के मुताबिक क्या कोई ख़ास उम्र है जिसको देखा गया है कि इस उम्र के अफराद में ये ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, या तमाम उम्र के जो अफराद हैं उनमें ये ख़तरा मौजूद रहता है? दूसरा हमें ये बताएं, पाकिस्तान में जो तीसरी लहर है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है, ख़तरनाक होती जा रही है। अमेरिका में ऐसी क्या अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की जा रही है? आप समझती हैं कि पाकिस्तान में भी अगर वही SOPs फॉलो कर लिए जाएँ तो मसाइल का हल निकल सकता है? बिल्कुल ज़बरदस्त, ये आपने बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन पूछा है। इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे फेथ लीडर्स की हेल्प ली जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान में आप उलमा कराम की हेल्प लें, चर्च लीडर्स की हेल्प लें, आपके टेम्पल्स हैं या जो भी जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनके फेथ लीडर्स की आप हेल्प लें और उनके थ्रू जो है वो अवेयरनेस जो है वो करें इस वायरस के बारे में। बिकॉज अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि क्या ये वायरस, इज़ इट रियल, इज़ इट नॉट रियल, शुड आई वैक्सीनेट और शुड आई नॉट वैक्सीनेट। सो
these kind of things that can be देखें जब भी आप बीमार होते हैं तो आप अपने फेथ की तरफ जाते हैं आप that's the thing that's been seen a lot. So these people, I mean जो faith leaders हैं, they can play a tremendous role in this, and then I think that they should be the ones who should come forward at this point and show vaccination, दिखाएं कि हम vaccination लगवा रहे हैं. That can be a big thing for people to follow कि भी अगर इन्होंने लगवाई है तो हम भी लगवाएंगे या हम लगवा सकते हैं. It's okay. दूसरी बात ये है कि मास्क अप, ठीक है, एक यहाँ पे मैंडेटरी मास्क ऑर्डर्स थे. अभी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में मैंडेटरी मास्क ऑर्डर्स जो हैं वो हैं या नहीं, या किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की थर्ड वेव आ गई है तो ऑब्वियसली SOPs जो हैं वो फॉलो नहीं किए गए इन द पास्ट. सो मैंडेटरी मास्क ऑर्डर्स. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं न्यूयॉर्क गई हुई थी. आप यकीन करें कि न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है बिकॉज थिंग्स आर इट्स जस्ट दैट्स हाउ इट इज़. तो मास्क के चलना it even gets harder. Okay. But you have to do it. You have to do it. Right now mask is a symbol of love. अगर आप चाहते हैं कि आप कोविड के स्प्रेड को रोकें तो मास्क पहने, और मास्क भी ठीक तरह से पहने. मैं देखती हूँ मेजॉरिटी लोगों ने नाक से नीचे पहना होता है मास्क या चिन के ऊपर कवर किया होता है. तो आपने अपना मास्क जो है वो नाक और मुंह को कवर करना है. और जो लोग कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं वो प्लीज उस मास्क को धोएं. You have to wash that mask. कितनी देर बाद? At least देखें एटलीस्ट वंस अ डे तो आप धोएं. जो दूसरे हम सर्जिकल मास्क हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं उसे तो हम एक शिफ्ट में यूज़ करते हैं और फिर डिस्कार्ड कर देते हैं. अगर कंटामिनेट हो जाए मास्क तो उससे भी पहले हम जो है वो दूसरा मास्क यूज़ कर लेते हैं. तो वो लोग जो कपड़े का यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ दे मस्ट वॉश देयर मास्क. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर माविश, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और ये बात दुरुस्त है. हम कपड़े का मास्क देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो वेयर कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है कि आपको मास्क तो लाजमी तौर पर पहनना चाहिए, लेकिन फिर उसको वॉश कर लें. हाँ, तो इसलिए लोग ज़्यादातर वही यूज़ कर लेते हैं. लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क जो है वो यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा भी रहता है. उसको डिस्पोज ऑफ कर दें. आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा. जरासीम जो है वो घर तक जाएंगे ही नहीं. आप डिस्पोज ऑफ करें, डस्टबिन में फेंकें फ़ौरन से पहले, ताकि वो जरासीम डस्टबिन में ही चले. और हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम एहतियात कर सकते हैं, और हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि एहतियात करें तो अपनों की ज़िंदगियों को महफूज रखें, अपनी ज़िंदगी को महफूज रखें और एहतियात कीजिए. अभी हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे. स्टे विद अस. सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान. हम वापस आ चुके हैं थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू लेकर. अपोजिशन जमातों की क़यादत के दरमियान पहले दिन से मौजूद बदगुमानी अब वाज़े असर दिखा रही है. एक शोकॉज नोटिस ने PDM के खात्मे की बुनियाद रख दी है, या समझ लें कि ख़त्म हो गया है. वजह बन गया उसका. ANP वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था कि PDM के ताबूत में आखिरी कील गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है बाकायदा तौर पर ठोंक दिया है, और पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया. और बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासत और बिलखुसूस इत्तेहाद की सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है. जी हाँ, उन्होंने ये किस बुनियाद पर कहा ये तो पता नहीं चला. बिलावल ने शिकवा भी किया कि शोकॉज नोटिस की कोई तुक नहीं थी और ना ही ऐसी कोई रिवायत है कि शोकॉज नोटिस दिए जाएं. जबकि नून लीग का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी को नोटिस मुस्लिम लीग नून ने नहीं PDM ने भेजा है. ये नोटिस मुत्तफ़िका राय के बाद भेजा गया. मौलाना फजलुर रहमान बिलावल भुट्टो के ख़त का जवाब देंगे. उन्होंने ये वाज़े तौर पर कह दिया. इसी हवाले से बात करेंगे. सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी हमारे साथ मौजूद हैं. सईद काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर. सर ये कहिएगा, इजी वे आउट मिल गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस शोकॉज नोटिस के बाद? क्या गलती की नून लीग ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि उनको शोकॉज नोटिस भेज दिया? अब उनके पास जवाब है कि भाई हमें इज्जत नहीं करोगे तो हम तो छोड़ जाएंगे. देखिए, ये जितने अपेरेंटली वाक़यात होते हैं ये एक एक्सटर्नलाइजेशन होती है. ये कभी कोई जैनून इत्तेहाद था ही नहीं, ना ही कोई अलायंस था. ये अपने अपने मफाद का मामला था, क्योंकि सियासत इस वक्त जो है ना पिछले 20-30 सालों से जिस तरह डेवलप हुई है वो एक खानदानों के गिर्द घूम रही है, अवाम के मसाइल से दूर घूम रही है. जब इस तरह की सियासत हो तो ये वाक़यात आपको हैरान नहीं करते, क्योंकि इत्तेहाद ना ही किसी सिंसेरिटी की बुनियाद पे होते हैं, ना ही किसी बड़े सियासी मकसद की बुनियाद पे होते हैं. आज की सियासत में सिर्फ मकसद पॉलिटिकल पार्टीज का इक़्तिदार तक पहुंचना और रसाई है. ये तो खैर सब पॉलिटिकल पार्टीज का यही होता है, तमाम तहरीकों का भी ये होता है. मगर इक़्तिदार में पहुंच के हमने करना क्या है? जब जाती मफादात डोमिनेट करें कौमी एजेंडों को,
तो जो इत्तेहाद होते हैं वो या अलायंसेस जो होते हैं वो इंतहाई गैर मुखलिसाना होते हैं और ज़ाती मफादात और खुदगर्जी पर मबनी होते हैं, क्योंकि नजरियात की अदम मौजूदगी में ये बड़ी आम सी बात है। रोज बनेंगे ये इत्तेहाद, रोज टूटेंगे, बेमानी होंगे, अवाम के मसाइल से दूर होंगे और इनकी तकदीर में टूटना और इसी तरह से जो है जूतियों में दाल बटना ही है इस अहद में कम से कम जब तक ये अहद परसिस्ट करता है। जी तो सईद कादरी साहब, पीटीएम के टूटने के बाद क्या अब हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद खत्म नहीं हो जाएगी, या फिर अभी भी अपोजिशन को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद हुकूमत 5 साल पूरे ना कर सके और जल्दी चली जाए या वो हुकूमत तोड़ने में कामयाब हो जाए? देखिए, हुकूमत जो है वो अपने जोर से गिरेगी, अपने बोझ से गिरेगी। इस वक्त जो अगर देखें ना, बात ये है कि ये अगर ये पॉलिटिकल, पहली बात तो ये कि अब एक और भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी, जो रियल इश्यूज हैं, मतलब सैलरी का इशू है। अब छोटी छोटी तहरीकें हमें बनती नजर आती हैं। वर्कर्स की तहरीक हमने देखी थी, इससे पहले बड़ी बुरी तरह तशद्दुद किया गया उन पर इस्लामाबाद में, आपके सामने जो हुआ। तो ये है कि जो रियल पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्यादत करने के लिए तैयार नहीं है, तो छोटी छोटी जो यूनियंस हैं, इस वक्त आप कोयटा में देखें तो टीचर्स बाहर बैठे हुए हैं और उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। ये स्ट्रगल्स चलती रहेंगी क्योंकि हुकूमत को एक ऐसे निज़ाम में है जहां उसको अपनी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जो है आलमी साहूकारों के हवाले करना पड़ता है, जो रहा होता है मकामी कार्टल्स खा जाते हैं। तो स्ट्रगल्स रहेगी, हुकूमत विल स्ट्रगल करती रहेगी, मगर ये जो अपोजिशन है इट वुड हार्डली मैटर। अच्छा ठीक है, सईद कादरी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि एएनपी और पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगी जाए, ये मुतालबा तो किया बिलावल भुट्टो साहब ने, लेकिन एएनपी ने पहले फैसला कर लिया कि हम पीडीएम से अलहदा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि हम ओहदों से दस्तबरदार हो रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, लेकिन पीडीएम से अलहदा होने का ऐलान नहीं किया। इसमें क्या हिकमत है पीपल्स पार्टी की? देखिए, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वैसे मेरी तो राय है कि अवाम इन सब से माफी मांग लें, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं एक अरसे से। मगर ये है कि इनकी देखें ना, इनकी माफी का कोई मतलब है ना इनकी लड़ाई का कोई मतलब है। हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, बहुत बड़ा फिक्रा कहा था एक बड़े आदमी ने। इवेंट्स, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स। तो ये जो झूठे सुरमा हैं, ये जो झूठे जो हीरो हैं, ये झूठे हीरो की झूठी कहानी की झूठी लड़ाई है। इसमें हर तरह से इनके झूठ, रोजाना एक बात करेंगे, कल कंट्राडिक्ट करेंगे, फिर एक बात। और मैं ये नहीं कहता सियासत बहुत बड़ा पेशा है, पैगंबरों का पेशा है, मगर जिनके हाथ लग गया है न जाने इनकी असल शनाख्त क्या है। तो सईद कादरी साहब, अगर हुकूमत को जहांगीर तरीन ग्रुप के अलग होने का खतरा हुआ तो क्या पीपल्स पार्टी अपना वजन जहांगीर तरीन के पलड़े में डालकर हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है? देखें, पहली बात समझने की ये है कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपनी सियासत के बायस इनिशिएटिव लूज कर दिया। इनिशिएटिव कहीं और है। जो उनके बड़े प्यारे और मुखलिस दोस्त हैं वो भी कहीं और इशारे देखेंगे कि कहां से हमें क्या हवाओं के रुख बदल गए हैं। अगर रुख बदल गए, जहांगीर तरीन साहब से बड़ी मोहब्बत भी होगी, वो उनको बाजार उनके साथ बैठ के नाश्ते भी करेंगे और अफ्तारी भी करेंगे, मगर जहां से तब्दीली आनी है और उसकी इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और उसकी वजह हम लोगों में तलाश करते हैं, दूसरों में। हमें अपनी कमजोरियां दूसरों में तलाश नहीं करनी चाहिए। जब हम कमजोर होंगे तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। तो इस पूरे जो एक पावर का स्ट्रक्चर है, इस पावर के स्ट्रक्चर में इंडिविजुअली कुछ भी नहीं होगा। आपको पता नहीं होता, इधर अपोजिशन में बैठे होते हैं, जब वोट निकलते हैं तो सारे उधर निकल आते हैं। तो ये वीकनेस है। लिहाजा चेंज जहां से आनी है वहीं से आएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि तीसरा दौर था, हमें चाहिए था मजबूत होते, अवाम को मजबूत करते, अवाम की खुशहाली पैदा करते, ताकि अवाम इस पॉलिटिकल एलीट के पीछे खड़ी होती। ये तो अपनी गेटेड कम्युनिटीज में बैठे हैं, ज़हनी तौर पर भी अवाम से दूर हैं। इनके घर देखें जहाँ ये रहते हैं, ये क्या इसी पाकिस्तान के पास ही नजर आते हैं आपको। इनके स्कूल देखें, इनके अस्पताल देखें, इनका रहन सहन देखें। तो जब आप एक आम आदमी की इकोनॉमिक रियलिटी से कट के दूर सियासत करेंगे तो उसमें यही होगा, जूतों में दाल ही बटेगी और कब कौन छोड़ जाता है कौन साथ रहता है, इट वुड बी एनीबॉडीज गेस। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, शेख रशीद साहब जो हैं मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि ये बड़ी खुश नसीबी है इमरान खान की कि ये अपोजिशन उनको मिली है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? ये मैसेज वो वज़ीर आज़म साहब को देना चाह रहे हैं या अपोजिशन के लिए ही बात कर रहे हैं? क्या कोई बेहतर अपोजिशन होती वो ये समझते हैं कि हुकूमत रहती ना घर चली जाती? देखिए, मैं फिर वही उसी एंगल से बात करूंगा। इस किस्म की हुकूमत और इस किस्म की अपोजिशन हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। तो उनकी क्या बदनसीबी है यार? मुझे ये लोग कहते हैं मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर है। भाई क्या हुआ? मियां नवाज शरीफ साहब बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं या शाम को उनको जो है रोटी की जरूरत पड़ गई है, फाका कर रहे हैं? कौन इस नाजुक दौर से गुजर रहा है? असल में मसला ये है कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इस मुल्क के अवाम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इनका नहीं है, ये ज़बानी जमा खर्च है, अपने असासे बचाओ, गिरफ्तारियों से बचो, इस तरह की कहानी है और ये ज्यादा देर चलेगी नहीं।
मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हमसाये में देखें जो इंडिया में हो रहा है। सईद काजी साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मौसर किरदार अदा कर सकती है? क्या पीडीएम फिर भी उतनी ही असर और सूख रखती है जितने पहले रखती थी पीपल्स पार्टी के साथ होते हुए? ये डेड हार्स है, डेड हार्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। सही होगा। जो पीडीएम है, इट इज अ डेड हार्स। तो पीपल्स पार्टी ने सर ये भी बार बार कहा था कि जो इस्तीफों का मामला है या ऑप्शन है, ये हमारी आखिरी ऑप्शन है, लेकिन मुतबादल तो कोई प्लान दिया ही नहीं गया। अगर आप इस्तीफे नहीं दे रहे तो मुतबादल प्लान भी कोई सामने नहीं आ सका अब तक। हर रोज नया प्लान बनेगा, हर रोज नया प्लान टूटेगा। बंद गली में खड़े हैं, कोई क्लियर जो है विजन नहीं है, कहाँ पहुंचना ये है, इक़्तिदार तक पहुंच। ठीक है सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और वो यही बता रहे थे कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था। शुरू से ये बात की जा रही थी कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग जिनके वर्कर्स जो हैं उनके हवाले से भी यही कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो रहना है, तो वो इकट्ठे चल ही नहीं सकते। इलेक्शन तो वैसे भी उन्होंने लड़ना था, लेकिन ये गैर फितरी इत्तेहाद जो है ये अब टूट गया है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रिस्पॉन्ड किया इस सारे मामले को कि जी खुदा हाफिज हमारी तरफ से। तो जी बिल्कुल जी, आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल में जो आपका अहम इशू है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस वक्त जो महंगाई का शोरगुल उठ रहा है, अवाम खासे परेशान है। हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम की दुहाई सुन ली है। रमज़ान रिलीफ पैकेज मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त दस्तियाब है। रमज़ान पैकेज में चीनी, आटा, दालें, बेसन और दीगर मसनूआत सस्ती कर दी गई है, जिसके ऊपर हम कल भी बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही दालों, मशरूबात, चाय समेत मुख्तलिफ अशिया पर भी रियायत दी गई है। रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपये, घी 298 और आटे का जो 20 किलो का थैला है 800 रुपये में मिल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर लोधी साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। सर बता दीजिएगा कि आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा यूटिलिटी स्टोर से रमज़ान के महीने में? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मोस्टली चीज़ें तो जी आपने अपने इंट्रो में कवर कर दी हैं। अगर ये टोटल पैकेज जो नेशनल पैकेज है वो 7.8 बिलियन का है। और इस पैकेज में आटा, चीनी, घी, दालें और ये चीज़ें तमाम मौजूद हैं। इसके साथ टोटल 19 आर्टिकल्स हैं और ये 10 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और ये चांद रात तक जारी रहेगा। और इसमें क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा, दिस इज़ एवर हाईएस्ट रमज़ान रिलीफ पैकेज जो हुकूमत ने आवाम के लिए दिया। और इसमें प्राइसेस बाज़ार से बहुत कम है। जैसे कि आपने पहले बताया कि 68 रुपीज़ की चीनी है, 170 का घी है जी, 800 का 20 kg बैग है आटे का। तो इस लिहाज से इट्स बहुत अच्छा डिस्काउंट है और ये पूरे महीने इंशाल्लाह जारी रहेगा। उमर लोधी साहब, ऐसा पहले भी होता है, हर साल अगर हम देखें तो रमज़ान पैकेज दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स तो सारा साल ही चलते रहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अशिया की स्टॉक की शॉर्टेज हो जाती है। इस शॉर्टफॉल को ख़त्म करने के लिए या इस कमी को पूरा करने के लिए इस बार क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? देखिए जी, इशू हमारे स्टॉक्स का तो जो है सो है, वो मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन मेन इशू ये है कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एक वक्त में बहुत सामान ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आप आज आपको एक हफ्ते का स्टॉक ज़रूरी है तो लोग आके 2-3 हफ्ते का स्टॉक समझ ले लेते हैं और फिर उसमें ऑब्वियसली फिर कमी आती है। दूसरा, प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है मार्केट से। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक है कि हम पूरा महीना आसानी से अपने स्टोर्स को पूरा कर सकते हैं। पर द इशू वही आता है कि अगर आज आप मेरा हिस्सा भी ले जाएंगे, मेरा हक भी ले जाएंगे, तो जब आप शाम में स्टोर पे आएंगे तो स्टोर आपको उन चीज़ों से नहीं, हम 2 दफ़ा भर सकते हैं स्टोर को, लेकिन हर वक्त अगर हम भरते भी रहेंगे, लेकिन लोगों की अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी और उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। उमर लोधी साहब, अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की SOPs को फॉलो करते हुए, अगर हम देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई एक ही टाइम पे आप जाएं और पूरे मंथ की आप ग्रॉसरी एटलीस्ट कर लें ताकि आपको बार बार मार्केट्स का रुख ना करना पड़े। ये हमारी SOPs में भी है कि गैर ज़रूरी हम बाहर ना निकलें। जैसा कि आपने कहा कि एक इंसान को जाना चाहिए तो एक ही दिन की क्या ज़रूरत की चीज़ लेकर आनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक महीने की इकट्ठी ग्रॉसरी कर सके? देखिए जी, इसमें लॉजिकली तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखें कि अगर एक महीने की ग्रॉसरी लेने के लिए तमाम लोग
अब जिस तरह आज कल इंशाल्लाह रोज़ा है और अगर आज सब लोग यूटिलिटी स्टोर का रुख करेंगे तो हम कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे। हमारे लिए हमने ये एसओपी रखी है कि हमने 50% ऑफ जो स्टोर कैपेसिटी है उस पर उसने लोगों को अलाउ करना है, बिकॉज कोरोना है, उनकी भी इश्यूज हैं और इसी तरह हमारा अपना स्टाफ भी एक्सपोज है कोरोना से। तो अब हमने खुद देखना होगा कि हमने क्या वक्त मुकर्रर है, क्या बेहतर वक्त होगा। अगर आप आज रात देख लीजिएगा, आप कैमरा लेके चले जाइएगा, तमाम लोग चाहेंगे कि आज ही रात शॉपिंग हो जाए, उससे पहले ना हो ना उसके बाद हो, तो इसमें फिर यूटिलिटी स्टोर का तो कोई कसूर नहीं। एग्जैक्टली सर, हमें ये भी बताइएगा कि कॉरपोरेशन को हम देखते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को कुछ ऐसे मसाइल का सामना है जिनका हल शायद निकालना बहुत मुश्किल काम है। हम दुकानदारों को देखते हैं कि वो खरीदारी कर लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं, महंगे दामों बेचते हैं। इस पर सर चेक रखना बहुत मुश्किल काम है। हम इस बात को समझते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये दुकानदार है, लेकिन क्या कोई तरीकाकार वजह किया गया है कि इन पे चेक रखा जा सके? दूसरा, हमें औकात कार भी बता दीजिएगा कि रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के क्या औकात कार होंगे? हमारा जी पहले तो टाइमिंग्स पे बात कर लेते हैं। हम तकरीबन 8:30-9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक अफ्तारी से पहले, और उसके बाद हमारी ये भी कोशिश होगी, आज हम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं कि हम इनिशियली पहले अशरे में तो इस तरह होगा, उसके बाद जब हम ईद उसके करीब जाएंगे तो फिर हम अफ्तारी के बाद भी खोलेंगे, लेकिन टाइमिंग्स आज इंशाल्लाह नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो क्लैरिटी आ जाएगी। अब आता है आपका पहला सवाल कि दुकानदारों को हम कैसे कर्टेल कर। बिल्कुल जी, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आगे इंशाल्लाह थोड़े अरसे में हमारे तमाम स्टोर्स जो वो कंप्यूटराइज हो जाएंगे तो फिर हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ चले जाएंगे, तो ये इशू तो टोटली ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एज ऑफ टुडे अब हमारी कोशिश है कि हमने एक किसी को मना तो नहीं करते, लेकिन हम लेट्स से कोई हमसे 10 किलो चीनी मांगेगा तो हम उसको 10 किलो चीनी नहीं दे रहे। अच्छा, बहुत हद हुई 2 से 4 किलो तक एक शॉपिंग मिशन में होगा। और अगर हमसे कोई कहेगा जी हम मुझे 5 या 10 किलो घी मिल जाए एक ही ट्रिप में, वो उनको किसी सूरत नहीं मिलेगा। और इसी तरह आटे का, तो इस तरह हम उसको कर्व कर रहे हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन भी मांग रहे हैं। तो हमारी हतल वसा कोशिश होगी कि दुकानदार डिस्करेज हो, और अगर खुदा न खास्ता हमारा स्टाफ या कोई भी इसमें इन्वॉल्व पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सख्त सजा है जी। ठीक है उमर लोधी साहब, एक और जो चीज़ हम देखते आ रहे हैं अभी कोरोना की सिचुएशन में कि ऑनलाइन चीज़ें जो है वो घर में डिलीवर, हर स्टोर ने ये बना दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपके घर पे चीज़ डिलीवर हो जाएगी। क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर भी इस हवाले से कोई काम हो रहा है? आप भी ऑनलाइन सर्विस को शुरू कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने थोड़े से अभी पहले जिक्र किया, जिस दिन हमारे स्टोर्स कंप्यूटराइज हो गए वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जून एंड तक हम कर लेंगे। जब ये हो जाएगा, ये हमारा पहला स्टेप होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है, बिकॉज ये अब कोई जिद्दत की चीज़ नहीं है, ये अब ज़रूरत है। ये हमारी भी ज़रूरत है ताकि लोग कम से कम स्टोर पे आएँ, और तमाम बाकी हमारे कंपेटिटर्स भी ये कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये हमारे कंप्यूटर्स लग जाएंगे तो ये सहूलत भी मुहैया होगी। ठीक है सर, एक बहुत बड़ा इशू है, आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, आप इसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन अवाम ये जानना भी चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे दोबारा से ये पूछ रहा हूँ कि क्वालिटी के हवाले से पाकिस्तानियों के ज़हन में खुसूसी तौर पर यह है क्योंकि ये चीज़ सस्ती दे रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिटी ठीक नहीं होगी। फिर बाद में एतराज़ भी किया जाता है क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी जो है यूटिलिटी स्टोर्स में ठीक नहीं है, क्योंकि कीमत कम है इसलिए उन्होंने क्वालिटी भी गिरा दी है। इस बात को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, ये सिर्फ एक मिथ ही है? सर, इससे एक तो जवाब ये है कि मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ, ऑटोमेटिकली क्वालिटी ठीक हो जाएगी। एक तो हल है, तो वो हम नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि मैं श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ, प्लीज़ ज़रूर जाए। अब क्वालिटी का हमारे कोई इशू नहीं है, मैंने पहले भी जिक्र शायद आपके भी प्रोग्राम में किया होगा। मैं किसी घी कंपनी या किसी शुगर वाले के पास नहीं जाता कि मुझे सब स्टैंडर्ड बना के चीज़ दे दें, जी मैंने यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती बेचती, कोई बना के नहीं देगा, मेरी इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं है। ना मैं किसी के पास जाऊंगा कि जी मुझे एक बड़ा प्रोडक्ट दे। रेड सिरप अगर आप खरीदते हैं, जो मार्केट में बिकता है वही मेरे पास आता है, मेरे पास वही आटा है, घी है, दालें हैं, और घी भी हम उन कंपनी से ले रहे हैं जो टॉप रिप्यूटेड कंपनी पाकिस्तान की हैं।
हम छोटी कंपनियों से कोशिश करते हैं नहीं लें। तो कोशिश हमारी ये है और आई होप आने वाले सालों में शायद ये हमारी मिथ खत्म हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह आपको क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही उमर लोधी साहब, गुज़श्ता कुछ सालों में हमने देखा था यूटिलिटी स्टोर्स पर रश कम हो गया था, आवाम ने जाना छोड़ दिया था। वही जैसे हमजा ने कहा कि लोग क्वालिटी पे वो जा रहे थे कि क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से लोगों का रुझान भी कम हो गया था। लेकिन इस बार एक बार फिर से यूटिलिटी स्टोर्स का लोगों ने रुख किया है। रेवेन्यू किस हद तक बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? हमारे स्टोर बहुत बेहतर हो गए, मॉडर्न हो गए। हमने रैकिंग नहीं किया, लाइटिंग नहीं किया, लेआउट्स हमने नहीं किए, नए असॉर्टमेंट्स लेके आए हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू 24-25 अरब था, पिछले साल हमने तकरीबन 100 अरब रुपए का रेवेन्यू हमने किया। तो अगर वो सेलें ना हुई होती और लोगों ने हमारी तरफ रुख ना किया होता और लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे में ना होता तो ये सेलें किसी सूरत ना होती। तो यही है जी टेस्टिमोनियल हमारी तरफ से कि जी हम बेहतर हो गए। यस, देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर अस टू इम्प्रूव। हमें बहुत हमने जो फुटेज भी दिखाई है सर, हमने जो फुटेज भी दिखाई है उसमें यूटिलिटी स्टोर्स जो है मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। इसीलिए आपसे पूछ रहे थे कि रेवेन्यू इस बार क्या रहेगा। सर अपडेटेड है चीज़ें हैं। खैर इस पे हमें आप बता दीजिएगा सर कि एक और मामला यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से सामने जो हमारे पास आता है वो ये है कि लोगों का जो यकीन है वो इसलिए भी डेवलप नहीं हो पाता कि लोग अपनी पसंद की चीज़ों को सस्ता देखना चाहते हैं। जिस तरीके से वो चाहते हैं कि जो दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनको सस्ते मिलें। क्या जो अब लिस्ट निकाली गई है उसमें ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, साबुन है, इनके ऊपर भी कोई सब्सिडी दी गई है या उन्हीं चीज़ों पर सब्सिडी दी गई है जिन पर यूटिलिटी स्टोर सब्सिडी देता है? सर आपका बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए सर, हमारे पास जो फूड आइटम्स हैं 19 आर्टिकल्स है। इसमें आटा, चीनी, दालें, घी, रेड सिरप्स हैं, चाय है और खजूरें हैं, बेसन है, UHT मिल्क है। इन पे गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी है फॉर रमज़ान ओनली। अगर आप ये समझें कि यूटिलिटी स्टोर पे शैम्पू, पैम्पर्स या कॉस्मेटिक की चीज़ें ये भी बाजार से उसी तरह रिबेट पे मिलेंगी, सर ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट डज नॉट सब्सिडाइज कॉस्मेटिक्स या पैम्पर्स या पाउडर मिल्क, इसको नहीं सब्सिडाइज करती। तो उसको जब सब्सिडाइज नहीं होगी तो हम उसको इतना ज़्यादा सस्ता नहीं, बट फिर भी हमारी प्राइसेस रीजनेबल हैं। लेकिन शैम्पू आपको सब्सिडाइज रेट पे कभी भी नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू डू दैट। ठीक है, तो सर इन चीज़ों का तयन वैसे बता दीजिएगा कि किस बुनियाद पर किया जाता है। लोग समझते हैं कि वो भी बुनियादी ज़रूरत है कि लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको ये अशिया इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो किस बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि इन चीज़ों पर सब्सिडी देनी है, इन पर नहीं देनी है? इसमें कोई यूटिलिटी स्टोर का अपना भी इख्तियार होता है या गवर्नमेंट की सवाबदीद है? जी नहीं, हम प्रपोज करते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन कि जी ये चीज़ें रमज़ान में आपको बड़ा लॉजिकल सा इसका है कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, उसके बाद रेड सिरप हमारे रमज़ान में यूज़ होते हैं, खजूरें यूज़ होती हैं, बेसन ज़्यादा यूज़ है, UHT मिल्क, चाय, मशरूबात। तो इसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं देखते हुए कि सहर और अफ्तार में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उनके बेस पे हम एक प्रपोजल बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द ECC अप्रूव्स इट। बिल्कुल ठीक है। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। सर बहुत शुक्रिया। आप कर रहे थे कि क्वालिटी को जो है वो भी इंश्योर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ है वो लाजमी वहाँ से ख़रीद के लेके जाएँ, लेकिन अगर सस्ती चीज़ मिल रही है तो उसको ज़ख़ीरा आप ना करें या बाहर जाकर ना बेचें, ये आप पर भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे मईशत के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो खुश हैं, कह रहे हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी में अपना हर मुमकिन हिस्सा डाल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक भी मार्च में मुसलसल 10वें माह तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रहे। जी हाँ, मार्च के महीने में बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जानिब से $1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद मालियत की तरसीलात ज़र मौसूल हुए हैं, जो कि फरवरी 2021 से 20%, जबकि मार्च 2020 से 43% ज़्यादा है। मरकज़ी बैंक के मुताबिक जुलाई ता मार्च 2021 के दौरान तरसीलात ज़र का हजम
21 अरब 50 करोड़ अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। हाँ जी, और जो कि गुज़श्ता माली बरस की इसी मुद्दत से 26% ज़ायद है। जुलाई ta मार्च 2021 की ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से आई हैं और स्टेट बैंक की जानिब से बाकायदा ज़राए से जो है रकूम की आमद की हौसला अफजाई की जा रही है। और इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वाकई मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक बात कर रहा है, क्या ये दुरुस्त बात है? क्या पाकिस्तानियों के जो घरेलू हालात हैं वो भी बेहतर होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? बात करेंगे। माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा, तरसीलात ज़र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बढ़ने की वजह क्या है? क्या अब हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे नहीं आ रहे हैं, रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसलिए हमें मालूम हुआ कि ये पैसे जो हैं बढ़ गए हैं, तरसीलात ज़र बढ़ गए हैं? और दूसरा, क्या वजह यह है कि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों को ज़्यादा पैसे बाहर से पाकिस्तान भेजने पड़ रहे हैं अपने प्यारों को? जी, दोनों बातों में किसी हद तक सच्चाई है, क्योंकि जाहिर है कि एक तो पिछले दिनों में रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए ये फ़ैसला किया गया कि बाहर ही से अकाउंट खोल सकते हैं आप और बाहर से ही पैसे भिजवा सकते हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आए बगैर वहाँ बाहर से ही एक अपना अकाउंट खोल लेंगे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 6 बैंक्स को जो है इसके की इजाज़त दी और उसके ज़रिए बहुत अच्छी और बेहतर नताइज हमें हासिल हुए। दूसरा भी आपका पॉइंट जो था वो मुनासिब है ये कहना कि चूँकि जाहिर है कि यहाँ लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, उनके जो है वो कारोबार में मंदी है, तो जो उनके बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसा भेजने की महसूस हो रही है। तो इकरामुल हक साहब, इस वक्त बात मैं अगर कर लूँ IMF के साथ जो हमने अहदाफ तय किया है टैक्सेस के हवाले से, क्या आप नहीं समझते कि वो बहुत ही कड़ी शराइत हैं या बहुत ही बड़ा हदफ रख दिया गया है जो कि आवाम के ऊपर बोझ पड़ने जा रहा है? जिससे जी, जिस तरह के टैक्सों के निज़ाम है पाकिस्तान में, उसमें चूँकि आपने देखा कि जो इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है जी। तो अगर ये अहदाफ हमें पूरे करने हुए और हमने टैक्स के निज़ाम में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की और ज़्यादा इन्हिसार जो है वो इंडायरेक्ट टैक्सेस पे रखा, तो जाहिर है कि वो तो लोगों के से वसूल कर लिया जाता है। तो हर एक चीज़ में जहाँ पे भी जनरल सेल टैक्स लगा होगा जो 17% है, तो उन चीज़ों की कीमतें ऊपर जाएंगी। तो या तो हमें टैक्स के जो अपने शरह है उसको कम करके उसको वसीउल बुनियाद बनाना चाहिए। इस वक्त आपको सुनकर हैरत होगी कि सिर्फ हमारे यहाँ 2,50,000 के करीब लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और उनमें से भी सिर्फ जो 43,000 हैं वो किसी किस्म का टैक्स अदा करते हैं। तो जहाँ 4 मिलियन के करीब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट हो के बिजली के बिल हो और वहाँ साथ सेल टैक्स लग के आ रहा हो, तो इतने कम लोगों का रजिस्टर होना और सेल टैक्स देना एक हैरत अंगेज बात है। मगर FDR को इस तवज्जो देनी चाहिए और अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। और साथ ही मेरी तजवीज़ है कि शरह जो है वो आप कम करें ताकि चोरी जो है वो सेल टैक्स के निज़ाम में जो होती है उसको रोका जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि मुआशी टीम जो है वो भी ये क्रेडिट ले रही है कि रुपया तगड़ा होता जा रहा है, डॉलर जो है उसकी कदर घटती जा रही है, साथ स्टेट बैंक भी इस बात का क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतें वैसे ही कम हुई हों जिस तरह बढ़ गई थी डॉलर की कदर बढ़ने से। जी बिल्कुल, बहुत सही फरमाया आपने कि डॉलर की पिछले कई दिनों से जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तानी रुपया उसके मुकाबले में मजबूत तो होता नज़र आ रहा है, मगर चूँकि उसके साथ ही आपने देखा कि हमारे यहाँ जो बिजली के नरखों में इजाफा किया गया है और जो इस वक्त की कीमत है, अगर उनकी लागत को भी मद्देनज़र रखा जाए तो जो फ़ायदा एक तरफ से होता है वो दूसरी तरफ से जो है वो नुकसान हो जाता है। तो हुकूमत को जब तक पैदावारी लागत को कम नहीं करती है और फिर इसके साथ साथ हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाना है। अब हम कपास भी, गंदम भी और शक्कर भी बाहर से, चीनी भी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम एक वक्त में इसके बड़े एक्सपोर्टर थे। तो यह मतलब यह है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें ना तो फूड सिक्योरिटी रही है और ना ही वो इस काबिल रहा है कि यहाँ से हम बरामदात कर सकें। तो उसकी सलाहियत भी बढ़ानी पड़ेगी और साथ में हमें ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दें किसानों को, ताकि वो ज़्यादा लागत की इस वक्त और बहुत जो कम पैदावार सलाहियत है उसको दुरुस्त करें।
सही। अच्छा, ये इस हवाले से क्या कहेंगे आपके तरसीलात ज़र कितना बड़ा फैक्टर है इसमें कि आपकी मईशत जो बेहतरी की समझ जा रही है, कितना इसमें किरदार अदा कर रही है अगर तरसीलात ज़र हमारे मुल्क में बढ़ रही हैं? तो देखिए, असल मसला तो जो इस वक्त मईशत को दरपेश है वो ये है कि हमारा जो मालियाती खसारा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका मालियाती खसारा जो है जिसका तल्लुक़ ज़ाहिर तरसीलात ज़र से नहीं है, वो है कि हुकूमत की आमदनी कितनी है और उसके अखराजात कितने हैं। अगर वो खसारा बढ़ता चला जाएगा तो फिर तरसीलात ज़र जो हैं वो ज़ाहिर आएंगी और कहीं ना कहीं वो कंज्यूम हो जाएंगी या लोग अपने बिलों में दे देंगे, अपनी और ज़रूरियात ज़िंदगी में खर्च कर लेंगे। लेकिन उसका बराह रास्त हमारी मईशत की बेहतरी में जो सबसे बड़ा इस वक्त हमें मुसीबत है वो है कर्ज़ों का बोझ हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमें जो सूद की मद में पैसा देना पड़ रहा है वही हमारे जितने भी महसूलात और जिसमें चाहे टैक्स के हों या नॉन टैक्स हों उसके वही वो 70% ले जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम अपने महसूलात के निज़ाम को दुरुस्त करें और जो बेजा जात हैं हुकूमत के वो कम किए जाए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि हम मुआशी आशारियों की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट होती है जिसकी भी हम बात कर लें, फिर ये सियासी तौर पे नारे सामने आ जाते हैं कि ये शायद सियासी तौर पर सिर्फ बताया जाता है कि मईशत तो बहुत बेहतर जा रही है। इसहाक डार साहब भी हमें यही बताते थे, हफीज़ शेख साहब भी हमें यही बताते थे कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। लेकिन जब आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो रही होती है, उसको कोई आसानी नहीं मिल रही होती, तो फिर वो तो सवाल यही करते हैं कि शायद ये सिर्फ कागज़ों के अंदर है, हकीकी फ़ायदा आवाम को सर आपको पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है कुछ आने वाले, चले नेक्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की सिमत इस मामले में दुरुस्त है, क्योंकि आम लोगों का ना तो कोई करंट अकाउंट खसारे से ना ही ताल्लुक है, पास ज़खायर है उससे या तरसीलात ज़र से उनको कोई फ़ायदा है। उनको तो फ़ायदा तब होगा जब हम अपनी सलाहियत को बढ़ाएंगे, जब हम अपनी पैदावारी लागत को कम करेंगे, जब लोगों को आम ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो सस्ती मिलेंगी, जब उनके लिए जो इस वक्त भारी भरकम बिजली के और बिल हैं। अब गैस तो शायद गर्मियों में कम इस्तेमाल हो, मगर आगे रमज़ान आ रहा है तो जाहिर है कि गैस की भी बढ़ जाती है खपत। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट जो है उसके अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, जो उसके अंदर एजेंट्स हैं वो एक को इस तरह से ऊंचा रखते हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे और प्राइस कंट्रोल पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। साथ साथ मईशत के जो बुनियादी इस्लाहात जैसे मैंने कहा जो FBR में होने चाहिए, जो अखराजात की तरफ होने चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो हम कोई तवील मुद्दत जो है वो अपना शरह पा सकेंगे। इकरामुल हक साहब, इस वक्त अगर हम अपनी मईशत का हाल देख रहे हैं तो कर्जे में जकड़ी हुई मईशत है हमारी। अगला हम कर्जा उतार नहीं पाते कि नई किस्त जो है हम ले लेते हैं। क्या समझते हैं, क्या हम इससे निकल पाएंगे, कर्जों से छुटकारा मिल पाएगा हमारी मईशत को? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जैसे मैंने अर्ज़ किया था मालियाती खसारे की वजह से आपको सूद को अदा करने के लिए भी मज़ीद कर्जा लेना पड़ता है। इसी को डेट ट्रैप कहते हैं, यानी कि आप जो है कर्जों के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो जो उनकी अपनी बड़ी बड़ी महंगी ज़मीनें हैं वहाँ से जो लोगों ने उसके ऊपर अब 12-14 कनाल के घर रखने की, 2-2 एकड़ घर रखने की सरकारी मुलाजमीन के, आपने देखा लाहौर के जो बिल्कुल वस्त में जहाँ बहुत कमर्शियल इलाका है वहाँ आपका GOR है, इनको अच्छी रहायशगाह कहीं और फराहम की जाए और उस ज़मीन की लीज़ पर देकर जो रकम हासिल की जाए उससे कर्जा उतारा जाए। जो हमारी इस पर स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। फिर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो एनर्जी के अंदर जो सर्कुलर डेट है, उस सब को जब तक आप काबू नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी मईशत जो मैं कह रहा था कि शुरू में शरह नमू जब तक 5-6% पे नहीं लेकर आती। अब देख लीजिए इस साल बांग्लादेश जो है वो चाइना और भारत से भी आगे अपनी शरह आता है, तो हमें वही इख्तियार करना पड़ेगा। तब ठीक है, वही मॉडल इख्तियार करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में बता दीजिएगा, पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 इसको एक लैंडमार्क रिफॉर्म कह रहे हैं वज़ीर आज़म, इससे क्या फ़ायदा होगा? जाहिर है कि जब आपको बहुत सी एजेंसियों से और बहुत से जो है वो मामलात में बहुत से महकमों से जो था वो कभी NOC कभी इजाज़त लेनी होती थी, तो वन विंडो ऑप्शन जो है वो डिजिटाइज्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए आपकी जो बैंकारी है वो बढ़ेगी और बजाय इसके कि कैश के लोग अपने ही मोबाइल सेट से और अपने ही चीज़ों से लोगों
अदायगी भी कर सकेंगे, और जो हुकूमती अदारे हैं जो लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात देते हैं और उनको देनी चाहिए, इसलिए बनाया गया है। वो आपको कई जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वन विंडो के अंदर ही आपको सारी सहूलतें मिल जाएंगी। तो ऐसे करने से फ़ायदा होता है कि आपकी मईशत जो है वो बढ़ती है ज़्यादा, उसके अंदर जो है वो आप इस वक्त इनफॉर्मल है तो वो ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है और लोगों को बेपना फ़ायदे हासिल होते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और बात वही है इशाल जो हम हमेशा करते हैं कि मईशत बेहतर हो रही होगी, बातें सब दुरुस्त होंगी, लेकिन जब एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा उसको तभी मालूम होगा कि वाकई मईशत ठीक हो रही है और दुरुस्त समत पर जो है पॉलिसीज़ जो हैं वो गामज़न है। आगे बढ़ेंगे, हाँ आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ जो तालीमी सरगर्मियां हैं या तालीम के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। वलियों की सरजमीन मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो गुज़श्ता 45 साल से जनूबी पंजाब की तालीमी ज़रूरतें पूरी कर रही है। बिल्कुल ऐसी, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर। बड़ी बेहतरीन जामिया है पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार भी इसी यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील है। अच्छा, इसके अलमनस हैं यानी कि वो। और कोरोना वबा के दौरान जहां तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, वहीं हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से जारी कशमकश जो है वो जामिया के इंतज़ामी मामलात को भी मुतासिर कर रही है। और हायर एजुकेशन कमीशन का जो मामला है वो रिसर्च के मामले पर भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खासी परेशान रही हैं। फिर इस तरह की पॉलिसीज़ आई, PhD की पॉलिसी आई जिसकी वजह से इंतज़ामिया खुश नहीं थी, असातिज़ा खुश नहीं थे, स्टूडेंट्स खुश नहीं थे, लेकिन वो रातों रात नाफिज कर दी गई कि आपके ऊपर जैसे थोप दिया जाता है ना एक फैसला, वैसे एक फैसला कर दिया गया। पाकिस्तान में तालीमी मयार के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ कहाँ खड़ी हैं? बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी के जहन में मुस्तकिल के हवाले से क्या प्लान है, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं वो। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या प्लान हैं आपके इस यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर तालीमी मयार को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया, 92 चैनल का शुक्रिया। देखें जी, ये जो कोविड है ना, ये एक बड़ा चैलेंज है जो अनशेड्यूल आया। दुनिया में जो बड़े बड़े चैलेंजेस आई मोस्टली अनशेड्यूल थे, तो इसके लिए तो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। तो इसकी वजह से हर यूनिवर्सिटी ने, जो बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसको काफ़ी चैलेंजेस पेश आई, काफ़ी उसकी सफरिंग बढ़ी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये साउथ पंजाब की सबसे बड़ी, पंजाब की दूसरे नंबर की है। इसकी तकरीबन 34,000 स्टूडेंट हैं। हमारे 3 कैंपसेस हैं, लोधड़ा, लैया एंड विहाड़ी। पहले 5 थे, साहिवाल एंड DG खान, वो दोनों यूनिवर्सिटियां बन गई। और जैसे आपने फरमाया कि हमारे चीफ मिनिस्टर मोर और लेस हर तीसरा बड़ा सिविल सर्वेंट पंजाब का आप देखेंगे, चौथा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। तो पिछले 1.5 साल से जी हम कोरोना की जद में हैं, लेकिन शुक्र है जितना मुझे पर्सनली खौफ था, चूंकि मैं पहले भी वाइस चांसलर रहा था गोमल यूनिवर्सिटी का और मैं HEC में भी रहा, जितना मैं खौफजदा था शुक्र है उतना नहीं हुआ। हमारी तालीमी जो सरगर्मी है उतनी सफ़र नहीं हुई। ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो मोर और लेस सेटिस्फैक्टरी जा रही हैं हर डिपार्टमेंट की। जो हमारे 58 डिपार्टमेंट है, 8 फैकल्टीज हैं। लेकिन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो मैं पहले भी बोला, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उसमें कई वो है लूप होल्स, रिजर्वेशंस, लिमिटेशन हैं। ठीक है, बहुत लूप होल्स है जी। ठीक है, वैसे साहब ये भी फरमा दीजिएगा, अब हम तहकीक की बात करते हैं कि तहकीक के मैदान में जब तक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बेहतर नहीं होंगी, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ही बेहतर नहीं हो सकता। तहकीक के मैदान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है? और साथ ये भी बता दीजिए कि HEC जो है वो इस रिसर्च के मामले में कितना कुछ मदद कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ की? क्या आपको उस पर कुछ रिजर्वेशंस हैं कि बेहतर निज़ाम हो सकता था? देखिए जी, यूनिवर्सिटियां जो है वैसे तो स्कूल से शुरू होता है। तो मेरी एक सेइंग है जो मैं काफ़ी रिपीट करता हूँ कि नेशंस आर बिल्ट एंड डिस्ट्रॉयड इन क्लास रूम्स। तो किसी मुल्क की जो तरक्की है उसमें तो तालीम ही मेन चीज़ है, लेकिन हायर एजुकेशन की जो तहकीक है, रिसर्च है,
वो बहुत अहम अहमियत रखती है और उसके लिए फंड चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ अरसे से चूंकि HEC के फंड कर्टेल हुए, जब हम HEC में थे, मुख्तार साहब चेयरमैन था, तो हमने एक स्लोगन निकाला था जिस पे अमल नहीं हुआ कि तालीम को 4 दो, कौम को संवार दो। 4 का मकसद ये कि जो 4% फंड है, देखें अताउर रहमान साहब को क्रेडिट जाता है, ही एस्टेब्लिश HEC, उसने डिफेंस का इतना सा फंड लिया, इतना सा, हमें इतना लगा एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन ऊपर आई। मेन चीज जो है वो फंड है, जितना फंड हमें अच्छा मिलेगा और फिर देखें फंडिंग ज्यादा होगी तो ह्यूमन रिसोर्स ऊपर आएगा। ह्यूमन रिसोर्स से मुराद है लेक्चरर को फंड मिलेगा, वो रिसर्च करेगा प्रोफेसर तक। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी फंड रिसर्च के लिहाज से जी काफी बेहतर है। देखिए किसी यूनिवर्सिटी की ऐसे इंडेक्स नहीं है कि 3 और 3.6, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान में जहां बहुत सालों से रैंकिंग भी नहीं हुई। HEC को हर साल रैंकिंग करना चाहिए या 2 साल के बाद करना चाहिए, लेकिन नहीं हुई। उसकी कई वजह हैं जी, और कुछ सालों से HEC खुद भी जो है ना माली बोरान के अलावा इंतजामी बोरान का शिकार रही। वाइस चांसलर्स की डिससेटिस्फेक्शन बढ़ी, तो अल्लाह करे आगे ठीक हो। अच्छा वीसी साहब, जैसा कि अभी HEC की बात हो रही है, उनके चेयरमैन को हटा दिया गया, आप इस फैसले से कितने मुत्तफिक हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि बेहतरी के लिए ये फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, मेरे लिए एक डिलेमा है, क्योंकि मैं HEC में रहा। बात यह कि जिस तरीके से उसको निकाला गया, मैं पर्सनली मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं उससे एग्री नहीं करता। चेयरमैन 4 साल के लिए आना चाहिए चेयरमैन, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से जो थी ना जस्टिफिकेशन हो सकती है। ऑर्डिनेंस के थ्रू चेयरमैन को की टेन्योर को खत्म किया गया, ही इज आउट। लेकिन अब अल्लाह करे कि आगे जो सेटअप हो वो अच्छा हो, क्योंकि HEC अगर सफर करेगी तो यूनिवर्सिटियां सफर करेंगी, जब यूनिवर्सिटियां सफर करेंगी तो गरीब और अमीर अयाज महमूद दोनों सफर करेंगे स्टूडेंट्स जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आप गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के भी वाइस चांसलर रहे, जिस तरह से आपने बताया HEC में भी आप रहे, और अब आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो हैं वाइस चांसलर की हैसियत से जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपने गोल्स क्या बनाए हैं? अब हमें तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो गया है इस कोरोना वबा के अंदर। अब इससे निमटने के लिए तालीमी मयार को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? कई बच्चे ये शिकायत करते हैं कि हमें ऑनलाइन जो सिस्टम है वो समझ नहीं आ रहा। क्या बेहतरी लाई गई है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर? देखिए जी, ये मैं पहले भी किसी इंटरव्यू में बोल चुका हूं कि हर वीसी के लिए टास्क ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी को जितना ऊपर ले जा सके। बहाउद्दीन ज़करिया को काश मैं ऑक्सफोर्ड बना सकूं। एक वीसी का बड़ा टास्क ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी आगे न जाए, पीछे तो न जाए, तो या किसी इदारे के साथ HEC को ले ले, पंजाब HEC को ले ले, कि ऊपर न जाए, उसके नए चेयरमैन के अंदर नीचे तो न जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ एकेडमिक और एक्स्ट्रा एकेडमिक करिकुला इंटैक्ट रहे। अब एक्स्ट्रा करिकुला स्पोर्ट्स वो तो रुक गया क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनलाइन टीचिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फ्यूचर के लिए, और ऑनलाइन टीचिंग हर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है। बट आई एग्री, स्टूडेंट का जो गिला था वो अपनी जगह, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फार फ्लंग इलाके के हैं। इवन आप चीफ मिनिस्टर का इलाका देखें जहां मैं पहली दफा गया, इतना पसमानदा है, तो मैं तो नहीं समझता वहां स्टूडेंट के पास नेट होगा। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, और तालीमी मैदान में जिन मुश्किलात का सामना है तलबा को और असातिज़ा को भी जिन मुश्किलात का सामना है उस हवाले से बात कर रहे थे। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि हर वीसी का दिल तो यही करता है कि अपने इदारे को जो है वो ऑक्सफोर्ड के लेवल पर लेकर जाए, और उन्होंने कहा कि इख्तियारात देने भी ज़रूरी है ताकि वीसी अपने काम जो है वो कर सके, ताकि अपनी जामियात को उस लेवल तक बढ़ा सके, उस लेवल पर लेकर जा सके। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में हमजा गर्मी का मौसम है, कुछ मशरूबात की बात हो जाए, रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो मशरूबात तो हमारे इस्तेमाल में रहने ही रहने हैं, हमने मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। तो मौसम गर्मा के शुरू होती चोलिस्तानी लोगों का पसंदीदा तरीन मशरूब है
सत्तू, जो कि मार्केट में आ चुका है। और मेरा ख्याल है कि सत्तू बेशतर लोग पीते भी हैं, उन लोगों को बहुत जो है ना पसंद भी है। ये जो शरबत है तैयार कैसे होता है, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद गुलजेब अपनी इस रिपोर्ट। मौसम गर्मा की शुरू होते ही चौलिस्तानी लोगों का पसंदीदा तरीन मशरूब सत्तू भी मार्केट में आ गया है। सत्तू एक किस्म का आटा है जो मुख्तलिफ किस्म की गंदम और जौ से तैयार किया जाता है। फिर इस आटे को शक्कर मिलाकर शरबत की सूरत पी लिया जाता है। चंद साल कबल तक ये हमारे खित्ता पंजाब में मौसम गर्मा का मरगूब शरबत था। जब शिद्दत की गर्मी होती और लू चलती तो शक्कर मिला शरबत सत्तू मिलाकर पिया जाता और मौसमी असरात से महफूज रहा जाता, जो लजीज होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत का तोड़ और इलाज होता था। अब शहरों में रेडियो पर यह मिलता है, मगर यह रिवायत और सकाफत अब दम तोड़ रही है और नई नस्ल के लोग तो इसके नाम से भी नाआशना होते जा रहे हैं। फितरत से दूरी मसाइल सेहत का सबब है। तो ये आपने जो है खुसूसी रिपोर्ट देखी, आपने देख लिया कि सत्तू जो है वो कैसे तैयार होता है और गर्मी का जोर है तो आप जो है ना दिल खोल के सत्तू पी सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जोहान्सबर्ग में खेला जाने वाला दूसरा T20 मैच जनूबी अफ्रीका के नाम रहा है। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि ये भी पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था, बैटिंग का फैसला किया था जो कि नुकसानदेह साबित हुआ और जो दूसरी टीम है वो हमसे सबकत ले गई, बाजी ले गई। बहुत आसानी जीत गई ना, मतलब कि आपने कुछ तो किया हो, किसी जगह पे आपने कुछ करने की कोशिश की हो, बैटिंग हो गई, बॉलिंग हो गई, इवन फील्डिंग भी हो गई, तो उन्होंने आपको आउट क्लास कर दिया। आपने एक तब्दीली की, वो मजबूरी की बिना पर आपने तब्दीली की। फ़खर जमान की जगह शर्जील जो है उनको रखा और नीचे आपने हसनैन को भी मौका दिया हारिस रऊफ की जगह, ये दूसरी तब्दीली थी। लेकिन हमें कुछ टीम में फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर बाबर आजम जो है उन्होंने 50 स्कोर की, लेकिन तनकीद सबसे ज़्यादा बाबर आजम पर ही हो रही है कि उन्होंने जो उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि वो अच्छा बहुत स्लो खेला। हाँ, उन्होंने बहुत स्लो खेला और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई थी कि वो अच्छा खेल पेश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बैटिंग पहले करने का हमारा जो आइडिया था वो ठीक नहीं रहा, शायद हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। हमें तो अच्छा स्कोर करना चाहिए था। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, कैसा लगा आपको कल का मैच? क्या गलतियां हमने की हैं? क्या वाकई जिस तरह इशाल कह रही हैं गलत फैसला था, हमें पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी? गुड मॉर्निंग हमजा और इशाल, आप दोनों को। हमजा, पहले तो आप अपनी टीम चेंज कर लें। कल आपने कराची किंग्स का नाम लिया था। सर अच्छा ठीक है। देखिए, बाबर आजम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट दुनिया के इस वक्त टॉप के बैट्समैन हैं। लेकिन देखें, दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स, आप बहुत सारी टीमें देख लें, इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर प्लेयर हर फॉर्मेट नहीं खेलता। बाबर आजम 50 गेंदों पर 50 रन, T20 फॉर्मेट में 50 गेंदों पर 80, 90, 100 रन भी बनाते हैं। अगर एरून फिंच जैसा बैट्समैन खेल रहा हो तो मतलब हम बार बार पावर हिटिंग की बात करते हैं, हम बार बार मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, तो ये वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं। मेरा ख्याल में नंबर 1 तो ये है कि हमें अब ये तयन कर लेना चाहिए कि ये लड़का इस फॉर्मेट में खेल रहा है और ये लड़का यहाँ खेलना चाहिए। हर लड़के को हर फॉर्मेट हम खिला रहे हैं, यही हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है। ये देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट्स खिला रहे हैं, नॉन स्टॉप खिला रहे हैं और उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। फिर हम नए लड़के लेके चले हुए, एक अरशद इकबाल है, नौजवान फास्ट बॉलर है, एक मोहम्मद वसीम जूनियर है। या तो फिर वो कोटा सिस्टम पर आपने मीडिया की तनकीद से बचने के लिए उन लोगों को टीम में डाला है। सरफराज को एक मैच खिलाकर आपने अगर बाहर कर दिया तो इसका मतलब है कि वक्ती तौर पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा था टीम मैनेजमेंट पर और सिलेक्शन कमेटी पर, उस तनकीद से बचने के लिए सब कुछ किया गया। देखिए, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला अब तो गलत लग रहा है, लेकिन जो कंडीशंस थी उस हिसाब से ये फैसला गलत नहीं था। लेकिन हमने जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरे टूर में स्ट्रगल कर रही है, हमारी लोअर मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रही। बॉलिंग का आपने भी जिक्र किया, बॉलिंग भी देखे ना, शाहीन शाह अफरीदी
पैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है। लिहाजा हमें वो आपको लगता है मेरा देखिए, आप भी सैटरडे संडे को प्रोग्राम नहीं करते ना, फिर आप मंडे को फ्रेश होके आते तो सर अब तो हम सैटरडे को भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी पड़ती है ना। क्रिकेट टीम को भी अब खेलते हुए अरसा गुजर गया, अब तो टीम को परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए। बहरहाल आप एक दिन पहले खेले हैं, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी, लोगों को, शायकीन क्रिकेट को आपसे उम्मीद वाबस्ता हो गई कि आप कल का मैच भी जीतेंगे। और जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे कि हमारी टीम को नजर ना लगे, इसी तरह अच्छी खेलती रहे, लेकिन अगले ही रोज हमने देखा कि उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है कि हम लोग उनकी तारीफ करने पर जो मजबूर हुए थे वो हम लोग वापस लेने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखिए, हम लोग माजी में जिंदा रहते हैं, हम लोग एकदम से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, फिर जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर नाराजगी का इजहार करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि हम साउथ अफ्रीका को 4-0 मार लेते। लेकिन आप देखें कि साउथ अफ्रीका की ये तीसरे दर्जे की टीम है, लेकिन उनके प्लेयर्स की आप क्वालिटी देखें कि उनकी जो सी टीम है उसमें आप देखें कि वो पाकिस्तान टीम को पहले मैच में भी टफ टाइम दिया, सेकंड लास्ट बॉल पे पाकिस्तान जीता। कल तो बिल्कुल उन्होंने आउट क्लास कर दिया कि 6 ओवर्स पहले मैच जीतने का मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम वाज नोवेयर। तो मेरे ख्याल में हमें अब थोड़ा सा अपनी जो, चूंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप होना है, अगले साल फिर T20 वर्ल्ड कप होना है, फिर 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है, तो हमें प्लेयर आइडेंटिफाई करने कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट में फिट आ रहे हैं। मेरा ख्याल जो प्लेयर पाकिस्तान की इस जर्नी में, इस सफर को आगे लेकर नहीं चल सकते, तो अब हमें नामों पर नहीं जाना चाहिए, उनको हमें खुदाफिज कह देना चाहिए। मैं बाबर आजम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बाबर आजम का, लेकिन जब आपके पास शर्जील खान है, फखर जमान चले कल अनफिट हो गए, सरफराज अहमद से भी आप ओपन करवा सकते हैं। और देखे ना, वो क्रिकेट में एक इस्तेलाह आती है कि आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स जब हम उसी वक्त सोचेंगे जब हम हार से डरेंगे नहीं। हम लोग डरते हैं कि अगर हार जाएंगे तो क्रिटिसिज्म होगा। देखिए, पहला मैच जीत गया जी। सर शर्जील खान के हवाले से हमें बताएं कि शर्जील जो है कमबैक कर रहे थे, उन्होंने एक छक्का मारा, बेहतरीन शॉट था वो। अब क्या वो अच्छा खेल नहीं सके? फिर जो मिसबा उनकी फिटनेस के हवाले से कहते हैं, हम खुद कहते रहे कि मैराथन में तो दौड़ाना नहीं है आपने शर्जील खान को, अगर वो लड़का 8 ओवर भी खड़ा हो गया आपको किसी भी टीम से मैच ले लेगा। लेकिन हमने देखा कि एक कैच की अटेम्प्ट नहीं की गई जब वो पॉइंट पे खड़े हुए थे, एक चौका जो था वो बाउंड्री पे रोक नहीं सके, और तीसरा कैच तो उनको पता ही नहीं लगा कि वो कैच आया, वो आगे चले गए, पीछे से शाहीन ने गेंद पकड़ा। क्या मिसबा को भी मौका मिल गया कि देखें मैं तो आपको पहले कहता था वो फिट ही नहीं है, इतना स्कोर करवा दिया उसने? हमजा थोड़ा सा और पीछे चले जाए, जब हम PSL के मैचेस महीना 1.5 महीने पहले कराची में देख रहे थे, तो जिस मैच में शर्जील खान ने सेंचुरी बनाई थी, बाबर आजम ने 72 गालिबन बनाए थे, वो मैच भी कराची किंग्स हार गई थी, इसलिए कि आखिर में आपको याद होगा गालिबन 3rd लास्ट या 2nd लास्ट ओवर था मोहम्मद आमिर का, इसी तरह बाउंड्री पर चौका छोड़ा था शर्जील खान ने, और वो उस वक्त बहुत वाइटल चौका था। तो प्लेयर का देखिए, प्लेयर तो वही अच्छा है जो आपको हर जगह कुछ ना कुछ डिलीवर करके दे। फील्डिंग में 8-10 रन रोक ले, बैटिंग में आपको करके दे। लेकिन शर्जील खान को चले थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं कि चूंकि 4 साल बाद कल वो आए थे, तो उनको एक आध मैच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ हैदर अली की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहा है। हर गेंद पर कोई आपसे ना चौका खाएगा ना छक्का खाएगा। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, ये बहुत मुश्किल फॉर्मेट है, और दुनिया में जो बड़ी टीमें हैं, टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन साउथ अफ्रीका, ये इतना होमवर्क करके आते हैं। आप देखिए कि उनके तीनों कोचेस, जब कैमरा जाता है उनके डगआउट में या ड्रेसिंग रूम में, तीनों कोचेस बैठे हुए एकदम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त साउथ अफ्रीका से अल्लाह करेगा कि हम जीत जाएंगे, हम जिम्बाब्वे को भी मार देंगे, लेकिन उसके बाद जो आगे सीरीज आनी है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, हमने इंग्लैंड जाना है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो हमें थोड़ा सा अपनी सोच में तब्दीली लाना पड़ेगी। बाबर आजम अगर इस फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं तो उन्हें एक्सेलेरेटर अभी दबाना पड़ेगा। इस रफ्तार के साथ बाबर आजम पाकिस्तान की इस T20 टीम में मेरा ख्याल में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके 50 रन जहां पर 2.5 ओवर बचे थे वो आउट होके चले गए, टीम को फंसा गए। तो मेरा ख्याल में इस ब्रांड की क्रिकेट के साथ
हमें आगे जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो माजिद भट्टी साहब, जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि इस जो खेल है इसके साथ या इस परफॉर्मेंस के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए क्या समझते हैं, हमारी टीम तैयार है? देखिए बिल्कुल तैयार है और हमारे चांसेस भी मौजूद हैं, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। मसला ये है कि हम बड़े नामों को अलग नहीं करना चाहते। हम डरते हैं कि अगर आज बाबर आजम को, मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि मैं कोई बाबर आजम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, अगर बाबर आजम 50 गेंदें खेल रहे हैं तो उनको फिर 50 गेंदों पर T20 क्रिकेट में आप 50 रन बनाएंगे तो आपकी टीम नहीं जीत सकती। एशिया में चूंकि भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, स्लो पिचेस हैं जहां पर स्पिनर्स का भी रोल होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ये स्पिनर्स में भी फंस रही है। अगर आपको याद हो, गालिबन सेकंड वनडे था जिसमें साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने हिस्ट्री में पहली बार 26 ओवर करवाए और उन्होंने 6 आउट किए, पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे। तो अगर हमने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है, हमने टॉप 4, 3, 2, 1 अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम भारत जाए और चैंपियन बन जाए, लेकिन हमें अपनी पॉलिसी पर थोड़ी नजरसानी करने की जरूरत है। सर उस मैच में मार्करम से 10 ओवर करवा लिए गए थे, आप देखें कि वो ऐसा मैच था कि जिसमें 10 ओवर मार्करम ने किए, बाबर आजम से छक्का नहीं लग रहा था, हसन अली ने बेहतरीन बैटिंग की, वो वाला मैच था। खैर सर, बाबर आजम के हवाले से मार्करम के बारे में मैं आपसे एक बात कहूं कि प्लीज, वो टेस्ट मैच का प्लेयर है लेकिन क्या कमाल बैटिंग कर रहा है T20 क्रिकेट में। सर बिल्कुल ऐसी। सर बाबर आजम के हवाले से हमने मिसबा को देखा कि कामयाब तरीन कप्तान करार पाए, हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ था मिसबा की बैटिंग के ऊपर, लेकिन मिसबा के पास एक जो हमेशा से शील्ड रही वो यही रही कि भाई मेरे दूसरे एंड पे प्लेयर खड़ा ही नहीं होता तो मैं जैसा भी खेल रहा हूँ कम से कम स्कोर चला रहा हूँ। बाबर आजम के पास भी आपको नहीं लगता कि यही जवाब मौजूद है और हमेशा शायद रहेगा भी कि दूसरे एंड पे भाई स्कोर नहीं हो रहा, मैं 50 पे 50 तो तुम्हें करके दे रहा हूँ, अगर मैं भी आउट हो जाऊंगा तो ये भी शायद नहीं होगा। देखिए हमजा, एक बुनियादी उसूल है कि जो लड़का जिस पोजीशन पर फिट नहीं आ रहा तो आप रिप्लेस करें, दूसरे लड़के को लेकर आए। ये कहां पर लिखा हुआ है कि हमने मुसलसल हैदर अली को चांस देना है या सरफराज अहमद को मुसलसल हमने डगआउट में बिठा के रखना है। देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्शन में जो गलतियां की हैं, ठीक है, चंद अच्छे लड़के हमने डाल दिए। ठीक है, हारिस सोहेल मेरी नजर में इन पिचेस पर हारिस सोहेल ड्रॉप नहीं होता था। वनडे क्रिकेट में हम शान मसूद को छोड़ के आ गए, शान मसूद, इमामुल हक, हमारे पास प्लेयर मौजूद है। मसला ये है सर, मसला लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का भी है सर, कि वो सॉफ्टवेयर में शायद नाम नजर नहीं आ रहा होगा लैपटॉप में। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब। सर थैंक यू कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। अभी हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारे साथ बेहतरीन नौजवान गुलकार नजर अब्बास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नजर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप आए। क्या सुना रहे हैं? हम सबसे पहले आपसे यही सुनना चाहेंगे। मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना सुनाऊंगा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोल। बिल्कुल, चलें हो जाए फिर। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। पुछ काले बदलानू सीने बिच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, भुल गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां, आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुतां सोनिया मुड़ नहीं हो आनिया, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना।
तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। क्या बात है नज़र, बहुत अच्छे। पंजाब यूनिवर्सिटी के ये जो हैं तालिब इल्म भी हैं, IAS डिपार्टमेंट में जो हैं वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, तो कोई आगे पढ़ेंगे या फिर इसको भी कोई कंटिन्यू करेंगे? एजुकेशन के साथ साथ ये शौक़ है और बेसिकली एम यही है कि डिग्री करें और अच्छी सी जॉब करें। अच्छा, आगे म्यूज़िक को लेके चलने का इरादा नहीं है, ये गोल्स नहीं? गोल्स में से है, लेकिन मेन जो स्पोर्टिव गोल है मेरे लिए वो है स्टडी। चलें जी, और इंशाल्लाह ताला इसी में चले। माशाल्लाह जी, गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप बहुत अच्छा गाते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, नज़र अब्बास को भी इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह मैं और इशाल हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।